नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ से लोगों को इनवाइट करते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो फिर हमसे आपके लिए गुफ्तगू करते हैं। तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक बड़ी दिलचस्प खातून है। वो दिलचस्प जब मैंने कहा है तो जब हम गुफ्तगू इनसे करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी है, पैदा बरतानिया में हुई, सुरख पासपोर्ट है इनके पास, उसी मुआशरे में पली बड़ी हैं, उसी मुआशरे में काम किया है, उसी मुआशरे में अपना नाम और मकाम बनाया है। लेकिन इनके दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो नहीं गई, और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के साथ साथ इनके दिल में इकबाल के साथ जो एक लव और रोमांस है वो भी इन्होंने पाला हुआ है। और उर्दू के फ़रोग की ये शिदाई हैं। मेरी इनसे गुफ्तगू हुई है प्रोग्राम से पहले, तो मैंने इन्हें इकबाल और उर्दू की मोहब्बत में गिरफ्तार पाया है। तो ज़्यादा बात इन्हीं से करेंगे। तो आइए हम अपने आज के मेहमान मोहतरमा सबीना खान से आपकी गुफ्तगू कराते हैं। जनाब, वेलकम। थैंक यू मिस्टर पाशा, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपने बुलाया और हम आपको मौका दिया कि लोगों के सामने मौजू रख सकें। थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए आप। ओके, सो आपने बहुत अच्छा तारुफ कराया, लेकिन जस्ट आज तो मैं हूँ ब्रिटिश पाकिस्तानी, ठीक है। रेड पासपोर्ट नहीं, अभी ब्लैक पासपोर्ट होल्डर, क्योंकि अब क्वीन से किंग आ गया है। अच्छा, पहले क्वीन थी तो मरून पासपोर्ट था, तो अब ब्लैक हो गया है, किंग वाला। जब सारे रिन्यू की तरफ जाएंगे ब्लैक पासपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, बोर्न है पाकिस्तान से। तो फिर आपके वालिद रावलपिंडी से थे? यस, रावलपिंडी से थे, मंदरे शरीफ से। मंदरे शरीफ, ठीक। और वालदा लाहौर से? जी, वालदा लाहौर से। तो डैड पहले गए हुए थे यूके, फिर पीछे से इनकी शादी हुई ओवर द टेलीफोन। ओके। फिर मोम आई यूके। ओके। और फिर हम सारे 5 बहन भाई हैं, ठीक है, सारे यूके में बोर्न हुए। तो यूके में बोर्न होना और फिर रेज बड़े होना, उधर मैनचेस्टर के बोर्न है, और ब्रैडन पूरी जिंदगी मैनचेस्टर में ही गुजारी है, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट सिटी इन द यूके। तो वहाँ पे फिर बोर्न एंड रेज होना। पाकिस्तान से पहले बचपन में इतनी एसोसिएशन नहीं होती थी, जैसे इंसान इंतज़ार नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान क्या है, बिकॉज हम बोर्न और रेज उधर ही हुए हैं। और स्कूलिंग के अंदर जब चले जाएं तो फिर बच्चों को स्कूल से निकाल के हमारे पेरेंट्स ने हमें वापस नहीं लेके आते, मुम जाते थे छोटे बच्चों के साथ जो कोई स्कूल में नहीं है, ठीक है। तो बचपन में आए थे पाकिस्तान अंडर द एज ऑफ 5। हम इस पर बाद में आएंगे, पहले आप बताइए आपने तालीम क्या क्या हासिल की? ओके, तो मैं क्वालिफाइड लेक्चरर हूँ, और मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग भी। और मैंने प्लस 20 ईयर्स पढ़ाया, स्टार्ट टीचिंग एज अंडर ग्रेजुएट। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी की, और फिर मैंने लीडरशिप इन एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की, ठीक है। और फिर आपकी एक्सपीरियंस के तजुर्बे के साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में you are basically a certified and qualified teacher, yes, lecturer in business education, yes, okay, yeah. अब आप बताइए कि आप ये उर्दू की और इकबाल की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो? ओके, क्योंकि लुक, हमारी होम पेरेंट्स की लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है। पंजाबी भी वो बोलते हैं, हमने सुनी हुई है पंजाबी, लेकिन बच्चों को उन्होंने उर्दू सिखाई, ठीक है। मेरे पेरेंट्स में शौक था, डैड को तो इंग्लिश आती थी, लेकिन मम को भी शौक था कि इंग्लिश उनकी अच्छी होए, ठीक है, ताकि बच्चों की भी हेल्प को एजुकेशन में। यानी यहाँ से जो लोग जाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो, और जो सारों की नहीं, हमारे घर में थी। हमारे घर में थी, सारों की नहीं। अभी तो यूके के अंदर ऐसे लोग हैं जो 40-40 साल रहे हैं और अभी तक उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और लोगों ने नहीं सीखी, नहीं प्रेफर किया। ज्यादातर ये लोग जेएलएम की तरफ से, मीरपुर की तरफ से, और डिपेंड है कि उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर फैमिली की स्ट्रक्चर आपका एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो वो पेरेंट्स इंग्लिश में लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की तरक्की इस तरफ करनी है। लेकिन अगर किसी ने बैकवर्ड अपने आप को रखना है तो फिर वो खुद भी नहीं आगे बढ़ेंगे, और बच्चे भी नहीं, उस लिहाज से थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे। ओके, ठीक है।
तो हमारी मम को शौक था कि वो उनकी इंग्लिश अच्छी होए, ओके, तो वो उन्हें मम को इंग्लिश सिखाते सिखाते ट्रांसलेट करते करते उर्दू आपकी अच्छी होगी, मेरी उर्दू अच्छी होगी, ओके, तो मुझे इसका फायदा हो गया, ठीक है। ओके, ओके, तो लेकिन फिर भी उस पर जरा तड़का तुरका लगा के थोड़ी सी बिट्स मिस हो जाती हैं, ठीक है, एंड तो फिर मम की इसमें पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट होती है, ठीक है। और प्लस स्कूल, उस जमाने में जब हम यूके में बोर्न हुए थे और रेज हो रहे थे, उस जमाने में जो ये जो इन्फ्लक्स लोगों का आया था पाकिस्तान से, माइग्रेशन हुई थी बिटवीन 1950s एंड 1970s, और 10,000 लोग माइग्रेट हुए थे, ओके, अग्रीड माइग्रेशन थी इनकी। इनके लिए घरों के सहूलतें, मीनिंग एक खसूस इलाकों में डाला गया था, यस, बसाया गया था इन्हें के सेटलमेंट इनकी यहाँ होगी। तो इसीलिए क्लस्टर्स आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, गुजरातियों की, बंगालियों की, एक एक का क्लस्टर कम्युनिटीज है, यस। तो फिर और ये रन डाउन एरियाज थे, ये कोई टॉप नॉच जगह नहीं थी, लेकिन इन लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बेटर लाइफ थी, because that was the deal. The deal ये थी, you're coming for a better life. Okay. ठीक है? ठीक है। 200 years of service गया, गुलामी देने के बाद उन्होंने यही देखा कि बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं ये लोग। Okay. ठीक है, तो इन्होंने फिर ये अग्रीड माइग्रेशन कराया, वो काम पाकिस्तानियों से कराए जो गोरे नहीं करते। Okay. ठीक है, गोरे मुल्क में बेनिफिट्स यूज कर रहे थे, और शुरू में जब ये पाकिस्तानी लोग आए थे वो बेनिफिट के एंटाइटलमेंट्स नहीं थे इनके पास, वो काम करने के लिए ही आए थे, और इसीलिए आप देख सकते हैं उन्होंने काम किया और यूके में अपना मुकाम बनाया, बिजनेसेस बनाए, काम कारोबार किया, क्योंकि मेहनत की। तो इकबाल, उर्दू की तो पता चल गया कि अपनी मॉम को आप सिखाते सिखाते उर्दू के उसमें गिरफ्तार हो गए। इकबाल कैसे आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ? सबसे पहले उर्दू आया, फिर इकबाल आया, ठीक है। तो और इसके अंदर आइडेंटिटी की भी थोड़ी सी बात आई है, ठीक है। तो ग्रोइंग अप एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, तो और अब हम कह रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी, लेकिन हम छोटे होते थे हम कहते थे हम ब्रिटिश हैं, नो पाकिस्तानी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं होती थी। पाकिस्तान में यही सोचते थे पाकिस्तान जहाँ के आप बोर्न हैं आप वो वहां के हैं, तो हम ब्रिटेन में बोर्न थे तो हम ब्रिटिश हुए। लेकिन थैचर की गवर्नमेंट 1980s में एक बड़ा एक वेव चला रेसिज्म का, और उसके अंदर उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी, गो बैक होम। व्हाई? क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन की, इमिग्रेंट्स समझते थे, वो कहते थे कि अब ये जो बाहर के मुल्क के लोग हैं अब ये घर जाएं, ये ब्रिटेन गोरों का है, व्हाइट लोगों का है। ये मार्गरेट थैचर के दौर में, मार्गरेट थैचर के दौर में बड़ी एक कैंपेन चली थी, और वो गो बैक होम। तो हम छोटे होते थे उस टाइम पे, ये लेट 1980s की थी, और इसकी वजह से राइट्स भी हुए थे एरियाज में, गोरे एक तरफ, एशियंस एक तरफ, और क्लैश हुआ था इनमें, क्योंकि नस्ल आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है। उसमें मिक्स था ब्रिटिश बॉर्न में एंड पाकिस्तानियों में, और जो ओवरसीज के जो लोग हैं, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश नहीं हैं, आप ब्रिटिश समथिंग है, तो आपके जो माँ बाप हैं आप ब्रिटिश वो हैं। तो फिर बने ब्रिटिश पाकिस्तानी, ब्रिटिश बंगाली, ब्रिटिश इंडियन। तो और हम छोटे थे और हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब गो होम कहा जाता था हम कि यही हमारा घर है, हम तो इधर ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो और हम फन करके बहन भाइयों के साथ बैठ के हम कहते थे, और जब माँ बाप को भेजा जाएगा वापस तो हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। तो मम कहती थी अगर हम जाएंगे तो आप बच्चों भी जाओगे, ये मुल्क आपको सिखाएगा कि आप कितने ब्रिटिश हैं। तब जाके थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि हम फुली ब्रिटिश नहीं हैं, हमारा कुछ और भी है। लेकिन क्योंकि हम वहां पे पले बड़े हैं विदाउट एक्सटेंडेड फैमिली, जस्ट विद मॉम एंड डैड, ठीक है। तो फैमिलियां क्लोज निट होती हैं, लेकिन माहौल घर में ही होता है आपका, ठीक है। बाहर जाने से माँ बाप डरते हैं आपको भेजने से। उस जमाने में ये होता था कि घर में ही जितने बहन भाई हुए वही फैमिली होती थी, और इसी लोग ज्यादा बच्चे भी करते थे कि फैमिली स्ट्रेंथ बने। और एक और बात इसमें है, हमने स्ट्रेंथ बनाई, फैमिलियों ने बच्चे बनाए ताकि फैमिली यूनिट बने, वरना वो अकेलापन बहुत महसूस करते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिलियों से, बड़े खानदानों से लोग बड़े अपने आप को ये चीज फील कर रहे थे गैर मुल्क में एंड एवरीथिंग। और वेस्ट में देखा जाए 2 परसेप्शंस होते हैं, ठीक है। वेस्ट में होता है फैमिली प्लानिंग के हवाले से
के कंट्रोल उस पे कि बच्चे ना ज्यादा हों, ठीक है, और ईस्ट में होता है ज्यादा हों, बरकत होए। ठीक है, ठीक है। तो जब इन्होंने गो बैक होम कहा तो ये 10,000 लोगों को एड्रेस कर रहे थे, जो ये आए 10,000, ठीक है, अग्रीड माइग्रेशन। लेकिन उस टाइम तक ये मिलियन से क्रॉस कर चुके थे। ये जो 10,000 थे, ये जो 10,000 थे, ये मिलियन के फिगर में आ गए थे, 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन, ऐसे कुछ। तो बहुत बड़ा फिगर था। तो फिर अब 1.5 मिलियन को कैसे आप कहेंगे? अब जब लोगों ने अपनी जिंदगियां बना ली, लोग सेटल हो गए, लोगों ने घर खरीद लिए, चीजें कर ली, अब छोड़ के कहाँ जाना? और बच्चे भी हो गए जो इधर के हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन उस जमाने में फिर रियलाइजेशन शुरू होगी कि दूसरे मुल्कों से भी एसोसिएशन होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए और है। कुछ लोग इसके तो फिर जुबान की भी नीड की भी समझ आने लगी, होनी चाहिए। लेकिन उस जमाने में क्या हुआ था, उर्दू के जो ये लोग आए थे अपनी सहूलतें खुद ही पैदा की, ठीक है। जैसे लोग चाहते थे कि कुरान पाक का इल्म जिनके पास था, मस्जिदों के अंदर टीचर्स बन गए और बच्चों को पढ़ाने लगे, और हमने मस्जिदों के अंदर जुम्मे के दिन उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन उस टाइम में मस्जिदों में सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे होते थे। अब देखें तो मस्जिदों में अरबी, लिबियन, सोमालियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, गुजराती सारे होते हैं। अब वो लैंग्वेज की वो एक नहीं लैंग्वेज होगी, तो अब उर्दू नहीं पढ़ाई जाती मस्जिदों में। अब वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो गया, अरबी हो गया। जिस अरबी आप मस्जिद जाएंगे कुरान पाक सीखने, तो सिर्फ कुरान पाक सीखेंगे, इस्लामिक स्टडीज भी हो जाएगी। लेकिन इस्लामिक स्टडीज इंग्लिश में होगी। यस, ठीक है, और अब उर्दू नहीं होगी। लेकिन मेरे जमाने में जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारे मस्जिदों में उर्दू पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और उर्दू काफी अरबी के करीब है। तो हम स्कूल में भी मैट्रिक में GCSE पढ़ाई जाती थी। फिर हम ले 2015 तक शूट कर लें, तो 2015 में जाके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर एडेक्सेल ने, जो एग्जामिनिंग बोर्ड होती है, उन्होंने पीछे से A लेवल की खींच ली कि इनफ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो हम A लेवल उर्दू नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जब GCSE तक और डिग्री लेवल तक गैप इतनी आ जाती है कि GCSE वाला बंदा डिग्री तक नहीं कहेगा कि मैंने डिग्री करनी, क्योंकि मिडिल ग्राउंड लेवल नहीं होती। उसकी बड़ी कैंपेन हमने सेव उर्दू कैंपेन चलाई थी मैंने, और वो लोगों ने भी चला के इस चीज़ को फॉरवर्ड किया था ताकि हम री इंस्टॉल कर सके GCSE उर्दू, A लेवल उर्दू। लेकिन उसकी दिलचस्पी या फंडिंग या जो सॉल वो नहीं हो सकी, तो गैप था इस चीज़ में। उन दिनों में फिर मैं रियलाइज कर रही थी, अब मैं टीचिंग की तरफ आऊं तो मैं सोचूं साथ साथ मेरा भी करियर है, मैं भी अपने करियर के अंदर इस्टेब्लिश हो रही हूँ। और मेरे जो ये सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे मोस्टली जो ओवरसीज के बच्चे होते हैं, जो पाकिस्तानी बच्चे होते हैं, हम बिजनेस में बड़ी दिलचस्पी देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यार विरासत उसके बाद हमने ही संभालनी है, या बाप फादर्स हार्ड वर्किंग थे, कारोबार करते थे। क्योंकि पाकिस्तान में दो ही सूरतें हैं ना, काम करो या किसी के एम्प्लॉय बनो या एम्प्लॉयर बनो, बिजनेस वाले की तरफ सोचो। तो ज्यादातर काफी लोग प्रेफर करते हैं बिजनेस करना। बच्चों में भी ये चीज आई, और बच्चे भी मेरे सब्जेक्ट में भरी हुई थी होती क्लासेस बच्चे पाकिस्तानियों की, बिजनेस एजुकेशन में। अच्छा, अब जिन लोगों को पीछे से अपनी होम लैंग्वेज आती थी, वो एक तरफ होते थे, और जो दूसरे जिन बच्चों को इंग्लिश ज्यादा उनकी स्ट्रांग थी, वो एक तरफ होते थे। अब जो पाकिस्तानी वाले ज्यादा टाइप बच्चे हैं, वो दूसरों को कहते थे ये BBC हैं। अच्छा। ब्रिटिश बोर्न कंफ्यूज बच्चे, जिन्हें नहीं ये जुबान अपनी आती। BBC ब्रिटिश बोर्न कंफ्यूज बच्चे, ठीक है। तो और ये मुझे बच्चों से ही पता चला कि बच्चे आपस में ये कर क्या रहे हैं। टीचर को तो फिर हर कोई बता देता है कि ये चीज हो रही है, वो हम एनालाइज कर लेते हैं। और जो ब्रिटिश थे, वो इन्हें कहते थे ये फ्रेश ही हैं। अच्छा, कि मीनिंग ये अभी आए हैं और इन्हें कल्चर से नहीं, ये जैसे ब्रिटिश कल्चर में मोल्ड नहीं हुए, ये अपने आपको बैकवर्ड ही रख रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्लैश था। लेकिन मेरे साथ, मैं टीचर थी, टीचर की रिस्पेक्ट दोनों करते थे, तो मैं ट्राई करती थी कि बड़े फन वे में इन दोनों को मिला लूं। इन दोनों को मिला लो, क्योंकि जो प्रॉब्लम इनमें आ रही थी लैंग्वेज की आ रही थी। वरना दोनों एक ही चीज पे हंसते थे, एक ही जज्बा रखते थे, प्यार अपने मुल्क से भी रखते थे, लेकिन प्रॉब्लम इन्हें लैंग्वेज की तरफ से आ रही थी। ठीक है। तो मैंने पोइट्री के थ्रू पहले बच्चों को हंसाती थी, फनी बातें करके अपनी लैंग्वेज में,
फिर वो मेरे हिसाब से पोइट्री की शक्ल ले ली उसने। यानी आपकी जुबान दानी ने पोइट्री की शक्ल ले ली। उसने पोइट्री की शक्ल ले ली, हालांकि मैंने पोइट्री कभी सीखी नहीं किसी से। अच्छा। और पढ़ी भी नहीं लाइक दिस। इंग्लिश Okay. में शेक्सपियर ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन उर्दू में वो करना कुछ और है, मीनिंग। कोई टुकड़ा सुनाएंगे आप? मैं उर्दू में आपको अपने काम का एक सुनाती हूँ, ठीक है। अब जुबान की कदर आएगी, अब जुबान की कदर आएगी, अब जुबान की कदर आएगी जब जकड़े जाओगे मगरिब की जंजीरों में। ओके, जब जकड़े जाओगे मगरिब की जंजीरों में। फिर अपने वतन की याद आएगी तो लौट के वो वापस आएंगे और नस्ल मुश्किल में पड़ जाएगी कि वो जोर कमजोर हो चुका होएगा, पैसों की पट्टी चढ़ गई होएगी, गुर्बत से नफरत अब तो आएगी, कोई सब्र ना हो पाएगा, बच्चे वापस अपने मगरिब के घर तक भागेंगे, वालिदैन बड़ों से माफी मांगेंगे और अब कुछ खून के आंसू रोएंगे, मजबूर होके अब सोचेंगे कि इस फासले को दूर हम कैसे करें, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़ाएं, बच्चे फर्मोबरदार कैसे करें, मशरिक की माहौल कैसे बनाएं। फिर जुबान की कदर आएगी, फिर जुबान की कदर आएगी कि क्या हमने खोया है, फिर अगली नस्ल को हम समझाएंगे, जुबान की तालीम और अदब हम सिखाएंगे, इससे अपना हथियार बनाएंगे कि ये नस्ल फिर हमें मिलाएगी और मशरिक ले जाएगी, तभी पुरखों को सुकून आएगा और नए सिरे से एक उम्मीद जागेगी, मशरिक की जुबान अपना असर छोड़ जाएगी, अब जुबान की कदर आएगी। वाह, आप तो शायर हैं ठीक ठाक किस्म की। अच्छा, तो ये आपने सिर्फ उर्दू को फरोग देने के लिए शायरी का भी सहारा लिया। यस, और तो आप शायरा बन गई। ये जो नज़म मैंने आपको बनाई है, अच्छा, ये मेरी किताब की जब रूनुमाई हो रही थी 2013 में, तो पोएट्री की किताब, ठीक है, पहली किताब यूके में जो 4 ज़बानों में, तीन ज़बानों में और 4 तरीकों से लिखी गई है। ये उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश में है, लेकिन 4 तरीकों से चौथा तरीका रोमन फॉर्मेट। ओके, ठीक है, ठीक है, ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जिन्हें नई जुबान आती, उर्दू का स्क्रिप्ट नहीं आता, वो रोमन के सहारे में कर सकते हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब हम आते हैं आपके इकबाल, ठीक है, के साथ ताल्लुक। ठीक है, तो मैं उर्दू की तो समझ आ गई जी कि हाउ यू बिकेम, यस। ओके, इकबाल का बताएं। अच्छा, तो अच्छा, एक बात बताएं जी, आपकी ये जो उर्दू को फरोग देने की काविशें हैं जी, आप इसको क्या समझती हैं कि ये कामयाब हैं, कामयाबी की तरफ जा रही हैं, या आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि नहीं ये नई नस्ल नहीं सीखना चाहती? नहीं, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को मेरे जज्बे से, लुक, जब मैंने काम शुरू किया था मैं इस तरफ चली थी, मेरे घर से बड़ी मुझे ऑपोजिशन मिली थी कि अच्छी भली लेक्चरर हो, इस काम में कोई पैसे नहीं है, ये तुम किस तरफ चल पड़ी हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मुल्क संभाले, ये वो। मैं कहती थी मोम, अगर मैं बैठ जाऊं और मैं ना करूं, कौन करेगा? ओके, अगर मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई कर रहा है और मैं फन से कर रही हूँ, जज्बे से कर रही हूँ, मेरी जिंदगी उस टाइम पे उल्ट पुल्ट होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रोका जा रहा था। ओके, और मैं रुक नहीं रही थी, मैं कह रही थी नो, क्योंकि मैंने ये करना है। और ये काम ऐसा नहीं है कि कोई किसी को आप कहे कि भाई ये काम आपको सौंप दिया, आप ये करें, किसी ने नहीं करना। इट्स नॉट 9 to 5 जॉब, इट्स लाइक कि पैशन, आपने उस चीज को एड्रेस करना है। तो मैं उस चीज को एड्रेस करने, मैंने सारों को छोड़ के, मेरे भी बच्चे थे, ये बच्चे हैं और तब भी थे, छोटे थे थोड़े से, तो मैंने कहा, मैंने सारों को यूके में छोड़ के मैं पाकिस्तान निकल पड़ी। मैंने सोचा जो लैंग्वेज है पाकिस्तान, उर्दू पाकिस्तान में, तो मैं इससे पाकिस्तान में आंसर्स ढूंढूंगी, सवालात जो हैं इसके हवाले से, शायद कुछ लोगों से मिलूंगी, देखूंगी कि लैंग्वेज तो आपको क्लैरिटी हासिल होगी। यस, कुछ नेटवर्किंग करूंगी, देखूंगी कि ये मसला कैसे हल होएगा। ठीक है, तो हम सबीना खान साहब थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, फिर हम यहीं से नाज़रीन, आप हमारी मेहमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बातें कर रही हैं ये, तो ये हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ आज हमारी मेहमान जो हैं ये सबीना खान साहिबा हैं, मैनचेस्टर से तशरीफ़ लाई हैं, उर्दू और इकबाल के इश्क में गिरफ़्तार हैं। तो उर्दू का इश्क तो हमने इनका दरियाफ्त कर लिया वक्फे में जाने से पहले। अब हम दरियाफ्त करते हैं कि ये
हजरत इकबाल के इश्क में कैसे गिरफ्तार हुई। आइए हम अपनी गुफ्तगू का वहीं से फिर आगाज करते हैं। जी मिस इकबाल। ओके इकबाल, तो फिर मैं पाकिस्तान पहुंची सवालों का जवाब लेने सवालों के का जवाब लेने। सबसे पहले तो ये था कि जब एयरपोर्ट पे पहुंची तो जिस तरीके से उर्दू हमें कॉपियों में सिखाई गई है, टॉमी ये कर रहा है, टॉमी वो कर रहा है, टॉमी का तो कोई नाम और निशान नहीं पाकिस्तान के अंदर है, ना एयरपोर्ट पे ना साइन बोर्डों पे। और टॉमी तो यहाँ पे डॉग का नाम होता है, और बैडली उसको उसे टॉमी को अच्छी चीज नहीं समझी जाती। तो ये हमें जो जिस तरीके से उर्दू सिखाई जा रही थी वो रियलिटी से बहुत दूर थी। ओके ठीक है, रियलिटी से बहुत दूर थी। तो मुझे लगा कि डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि ये हमें कोई इस पाकिस्तान मुल्क से कोई हेल्प नहीं कर रहा ब्रिटिश बच्चों को कि अब हम भी जुबान सीखें। लेकिन शिकायत तो सारे करते हैं कि भाई वापस आ रहे हैं बच्चे, फलां के बच्चों को बात जुबान नहीं आती, फिर शादियों की उम्मीद लोग लगा के बैठे होते हैं, तो फिर बच्चे शादियां कैसे करेंगे जब जुबान ही नहीं, आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। या तो क्या हुआ कि मेरे से फिर मैंने कुछ राब्ते बनाए, नेटवर्किंग ट्राई की थी कि कुछ चीजें करूं। उस टाइम पे मुझे एक कॉल आई और ये सुबह का टाइम था और मैनचेस्टर में नहीं, पाकिस्तान में। मैं इधर DHA 5 में थी। ठीक है, मुझे उधर से कॉल आई और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि डॉक्टर जवेद इकबाल। ओके, अच्छा, तो मैं नहीं जानती थी कि डॉक्टर जवेद इकबाल कौन है उस टाइम पे। मैं नाम है गुलामा इकबाल रहमतुल्लाह के बारे कुछ भी जानती थी। तो मैंने उनसे बात की और बहुत पोलाइट, बहुत वेल एजुकेटेड, नाइस बात उन्होंने की ये वो। तो उन्होंने कहा कि मुलाकात करते हैं, उर्दू के हवाले से आपने कुछ काम किया है, मैं बड़ा इससे खुश हूँ और मैं आपको और इस चीज़ में उर्दू के हवाले से हम और काम इस पे करते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओके, मैंने घर वालों को बताया ना, पाकिस्तान UK से कोई आता है तो पहले सबसे पहले ये होता है कि घर वाले आपको डरा देते हैं, बेटा पासपोर्ट छुपा के रखना, किसी को ना बताना कहाँ से हो, इधर ये ना करो, किडनैपिंग हो जाती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा के रखते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा मैंने ये सोचा, अगर कोई आपको डराता है या आपका डर नहीं है, ये उनका डर है। किसी का डर खुद ना पालो, अपनी कंफर्ट लेवल, अपना डर खुद देखो, खुद एनालाइज करो कि क्या ये वाकई डरने की बात है। और जब दिल को ना लगे कि डरने की बात है तो फिर अपने दिल की मानो। ओके, तो मैंने उनसे बात की, मुझे वो बहुत अच्छे लगे और मुझे लगा कि यार लेवल की बात कर रहे हैं, लाइक टॉपिकल बात कर रहे हैं और इनसे मिलना चाहिए। तो मैंने फिर अंकल को पूछा कि मैं इधर हूँ और आप कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा गुलबर्ग के अंदर है। तो मैंने कहा कि गुलबर्ग मेरे से कितना दूर है? उन्होंने कहा 45 मिनट आपको लगेंगे। ठीक है, मैंने कहा तो कब मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा अभी आ जाए। मैं अभी आ जाऊँ? मैंने कहा ठीक है, आ जाती हूँ। तो फिर मैंने खाला ने बताया फैमिली को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो UK में है, मैंने खाला फैमिली जो है इधर बताया ने कि ऐसे ऐसे हैं, डॉक्टर जवेद इकबाल मेरे से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो भला तुमसे क्यों मिलना चाहेंगे, वो तो तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल के बेटे वो तो। मैंने कहा वैसे बात तो सही है, मैंने ऐसा क्या काम किया कि मेरे से मिलना चाहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वही हैं और मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, वो यहाँ पे पाकिस्तान में रह के कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा या और लोग नहीं पहुंच पाते, वो तुम्हें क्यों नहीं करेंगे। वो आता है ना कि मसाला भी कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब मेरे साथ चल रहा था। तो ये तो मेरे लिए चैलेंज हो गया कि भाई चैलेंज कर रहे हैं मुझे कि आपसे क्यों मिला। मैंने कहा अच्छा चलो आइए। उस टाइम पे क्या है, पाकिस्तान में CNG गैस का कोई मसला था कि जब कोई जब कोई पेट्रोल या फ्यूल डालने जाता है वो 2-2 घंटे क्यों में। ठीक है, तो मेरा ड्राइवर सुबह के टाइम पे निकल गया था फिलिंग कराने और अंकल को मैंने टाइम दिया था कि मैं 45 मिनट में आ रही हूँ। फिर मैंने कहा ओल्ड एजेड भी थे थोड़े से, तो मैं क्यों उन्हें वेट कराऊं, टाइम के पाबंद होना चाहिए। खुद भी लेक्चरर हूँ तो मैं टाइम की पाबंद थी, तो मैंने कहा कि वेट नहीं उन्हें कराऊंगी। तो मैं निकल गई और मैंने रिक्शे में बैठ गई और मैं एक चीज़ टेस्ट करना चाह रही थी। जो सारे कहते हैं कि ये स्टेटस को, कि लोग आपसे मिलते हैं आपकी स्टेटस के हवाले से, या लोग आपसे मिलते हैं आपके पैसों को सलाम दे रहे होते हैं, आपकी पासपोर्ट को सलाम मिलती है, या आपकी नहीं बात होती, मैं ये चीज़ चेक करना चाह रही थी। मैं अगर उधर एक आम इंसान की तरह जाऊं, जैसे पाकिस्तानी लोग रिक्शे पे सफर करके जाते हैं और स्ट्रगलिंग टाइप होते हैं, तो ऐसे जाऊंगी तो क्या ये मेरे से मिलेंगे, क्या दरवाजा खुलेगा मेरे लिए? और यही हुआ। बाहर रिक्शा आई, मैंने दरवाजे पे नॉक किया,
का डॉक्टर अवेलेबल है, और सामने प्लेट पे लिखा हुआ था, इंग्लिश में ही शुक्र है लिखा हुआ था कि उनका घर है। तो फिर मैंने नॉक किया, उन्होंने कहा आने दो बच्चे की गाड़ी अंदर आने दो, गेट खुली, उन्हें बच्चे की गाड़ी अंदर आने दो। मैंने कहा ओ अंकल मैं गाड़ी में नहीं आई, मैं तो रिक्शे में आई हूँ। तो उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि उन्होंने जैसे बच्चों की तरह किसी को समेट लिया कि कोई ओ माय गॉड तुम रिक्शे, कोई बात नहीं अंदर आओ, बच्चों को पानी दो, यू नो आई जस्ट फेल्ट लाइक अगर ये कोई फिगर है जैसे कोई नान के किसी के होते, किसी के दांत के होते, वैसे वेलकम हुई। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। तो मेरे लिए वो एक that was beginning of your romance and love with Iqbal. First impression of Allama Iqbal that was through the son of Allama Iqbal. Okay. ठीक है, ठीक है। और वो बहुत खूबसूरत था। तो फिर उनके थ्रू जुबानी फिर मैं उनके ऑफिस में गई एंड उनसे बातचीत करती रही। फिर कुछ टाइम बाद आंटी नासरा जवेद वो आई थी अंकल पे चेक करने के लिए कि ठीक है कि इतनी देर घंटे घंटे बैठे रहे हैं और इज ही ओके। लेकिन वी वर हैविंग सो मच फन, हम इतनी गपशप लगा रहे थे पता ही नहीं चला और उन्हें भी, मैं भी उनका ख्याल रख रही थी कि देख रही थी कि पानी है उनके पास, एसी चल रहा है, ठीक, इज ही कंफर्टेबल, इज ही ओके, कि मैं पोज तो नहीं कर रही कि पता नहीं शॉर्ट टाइम लेके आई हूँ और कितनी देर बैठ गई हूँ। लेकिन अंकल मुझे जाने नहीं दे रहे थे वो कह रहे थे नहीं रुको। फिर उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर से भी मिलाया, आंटी मुनीरा सलाउद्दीन, जो मुनीरा इकबाल के नाम से पहले थी। तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन मेरी क्योंकि रियलिटी थी कि मैं एक एज अ राइटर, फिर मीडिया से भी कनेक्शन, और फिर यू नो जर्नलिज्म का, रेडियो भी करती, ब्रॉडकास्टर। तो इनके जो बच्चे हैं आंटी मुनीरा के, इन्हें लग रहा था कि शायद मैं मुम का इंटरव्यू ना लूं, आंटी का इंटरव्यू ना लूं। मैंने कहा फाइन, मैं तो बस मिलना चाहती हूँ, मैं मुझे मिलाया जा रहा है, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगी। लेकिन फिर जब आंटी से मिली, आंटी वेट कर रही थी कि मैं उनका इंटरव्यू लूं। मैंने कहा नो, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि फायदा उठा लिया उनकी एज का, किसी चीज का, कि मैंने खुद तो मैंने कहा आंटी मैं मिलने आई हूँ। मैंने आंटी कहा नहीं बेटा, जो काम तुम कर रही हो इसमें आने वाली नस्ल का फायदा होगा। मैंने कभी जिंदगी में किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, ये पहला इंटरव्यू मैं तुम्हें दूंगी, और बाद में जो इसका जो रिजल्ट निकलेगा तुम अंकल को या इनो को सुला देना बच्चों को। और फिर मैंने कहा यू शो, तो उन्होंने कहा करो। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ, हमने इकट्ठी नमाज पढ़ी, खाना पीना खाया, इंटरव्यू दी, गपशप की, गार्डन में वॉक किया, हर चीज तो आप ब्रॉडकास्टर भी हैं? यस, रेडियो में, या इट्स इंग्लिश रेडियो स्टेशन, तो ये ऑल FM है 96.9, और वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। और मैंने मीडिया की चैनल इसलिए पकड़ी क्योंकि मेरे पास बातें बहुत है करने वाली। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बातों का सिलसिला एक इंटरव्यू तक नहीं खत्म होता, ये लगातार चलना चाहिए। तो अब मुझे 15 साल हो गए हैं। अच्छा, 15 साल से आप रेडियो 96.5 2011 से अब तक मैं करती आ रही हूँ। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आप टीचिंग के साथ साथ बेसिकली आप जर्नलिज्म, रेडियो सैटरडे को दिन करती हूँ, हर सैटरडे मेरी 14 सालों से रेडियो में। अच्छा, एक बात बताएं, रेडियो की पेनिट्रेशन कम्युनिकेशन के हवाले से कितनी है यूके में? जैसे ये उसकी कवरेज के कितने लोग सुन रहे होते? पहले मैं थर्सडे को किया करती थी, तो मैं फिर रेडियो वालों ने इनकी जो कनेक्ट देखते हैं कितने व्यूज, कितनी लिसनरशिप बढ़ रही है, ठीक है, उन्होंने कहा बहुत लिसनरशिप आपकी है, तो फिर उन्होंने मुझे प्राइम टाइम स्लॉट दे दी सैटरडे 7 to 9। तो मेरे पास प्राइम टाइम स्लॉट मिल गई और फिर मैंने पकड़ के रखी हमेशा। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये है कि बरतानिया में कम्युनिकेशन के हवाले से रेडियो का क्या मकाम है? एक तो आपका प्रोग्राम है ना, एज ए होल मकाम है, क्योंकि देखें दुकानों में लोग विजुअल नहीं देखते, बैकड्रॉप पे रेडियो लगाता है। खबरें भी रेडियो के थ्रू लोग सुनते हैं। जो लोग गाड़ियों में होते हैं, जितनी ज्यादा मोटर गाड़ियों रोड्स पे होंगी, सारे रेडियो पे ही चलते हैं, उनको कौन से टीवी लगा के रखे हैं? रेडियो कम्युनिकेशन। सो जितना बड़ा, जितनी ट्रांसपोर्टेशन रोड्स पे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों ने डैब्स पे भी लगा के रखे हुए हैं, लोग ऑनलाइन प्लग इन भी कर लेते हैं थ्रू डैब्स। और सेकंड बिगेस्ट कम्युनिकेशन आफ्टर, आई एम नॉट श्योर कि सोशल मीडिया और ये चीज शायद वो नंबर 2 पे आ गई हो, लेकिन टीवी के बाद रेडियो आता है।
यानी रेडियो इज द सेकंड Second, largest yes. means of communication in Manchester and UK. In the UK, like generally समझा ये जाता है टीवी रेडियो, Okay. और उसके बाद अब ऑनलाइन का जो प्रेजेंस है, ऑनलाइन के प्रेजेंस में भी तो टीवी मर्ज हो गया, रेडियो भी तो टीवी ऑनलाइन में आ गया, प्रेजेंस की भी आ गया, तो वो फिर ऑनलाइन प्रेजेंस को मैं अलग नहीं समझूंगी, लेकिन तीसरे नंबर पे या शायद दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया को हम कह सकते हैं। मेन जो दो ब्रॉडकास्टिंग के मेथड्स होते हैं जो रेगुलेटरी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, रेगुलेटरी, वो टीवी और रेडियो ही है। अच्छा, आपकी मैंने इसलिए आपसे सवाल जी। पूछा कि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया जो है वो तो डाई डाउन हो गया ठीक है, है, सही बात है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा केबल और टेलीविजन है, इसका भी डाउनफॉल आ रहा है, और बड़ी तेजी से जो सोशल मीडिया है वो टेक ओवर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे की चीज ये है कि मीडिया तो चलता आ रहा है, ओके, उसकी जो मेथड्स हैं, जिस वे से ये लोगों को इंगेज कर रहे होते हैं, जैसे तरक्की आती रहती है, उस तरीके से मेथड्स उनके चेंज हो रहे होते हैं, डिलीवरी के मेथड्स। ठीक है, पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, आपने कुछ सीखना है आप फिजिकल क्लासेस जाएं, अब काफी लोग कोर्सेज ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब मेथड्स चेंज होती है, ट्रेडिशनल होता है, वो ऑनलाइन बुक्स हम देख लें, ठीक है, और फिजिकल बुक्स देख लें। मैं एज अ टीचर आई बिलीव इन फिजिकल बुक। मैं तो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहती हूँ ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल होती हैं, चीपर होती हैं, ठीक है, बट इज नथिंग लाइक ओरिजिनल टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक पकड़ें, आप उसके अंदर नोट्स लिखें, ठीक है, उससे एक नॉलेज के साथ ना अफिनिटी फील होती है जब आप फिजिकल, स्किल भी है। बहुत सारे लोग, अगर हम डिजिटल पे आ जाएं तो हम तो लिखना भूल गए। ओके, एक पूरी मैं एक स्कूल में पढ़ा रही थी बोल्टन में, ठीक है, और वो एप्पल इंस्पायर्ड स्कूल है, एप्पल टेक्नोलॉजी इंस्पायर्ड स्कूल। उस स्कूल में कोई किताब ही नहीं है, सारे बच्चे टैबलेटों पे लिख रहे हैं और बच्चों को लिखना भूल गए हैं। मेरी हेड टीचर से बात करी, मैं कह रही थी इन बच्चों को तो एक पैराग्राफ नहीं लिखना आता, इन्हें मुश्किल हो रही है कि ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं एग्जाम में भी होंगे, वो भी डिजिटल होंगे, ऑनलाइन होंगे, क्यों, व्हाई आर वी डिसेबलिंग द जनरेशन कि वो राइटिंग भूल गए। ये बेसिक, अच्छा वो बात के लैंग्वेज में जो 5 पैरामीटर्स हैं, जी, तो लैंग्वेज को बनाने के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 5 चीजें होंगी तो लैंग्वेज होएगा। इसमें से एक भी कम हो जाए, जैसे फर्ज करो अब हम रीडिंग निकाल लें कि हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो ये 4 होगी, ये डायलेक्ट बन जाएगी। 7 नस्ल के बाद, 7 जनरेशंस के बाद ये फेड हो जाएगी, और हमें डिक्लाइन नजर आता जाएगा। अब हम तकरीबन यूके में चौथी तो हो गुजर के 5वीं नस्ल तक आ गए हैं, ठीक है, डिक्लाइन नजर है, इज विजिबल। अगर आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख नहीं सकते थे, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग थी, अब आप अगली नस्ल कहेगी ठीक है, हम समझते हैं, हम समझते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लिसनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। जब इनके बच्चे होंगे तो जब ये बोल नहीं सकते हैं तो आगे बच्चे सुनेंगे नहीं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? जैसे ये डिक्लाइन, तो ऐसे लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। तो आप समझती हैं कि ब्रिटिश कम्युनिटी के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो ग्रेजुअली फेड वे हो रही है उर्दू लैंग्वेज? या डेफिनेटली, देखो अभी जितनी हम फेड वे हो रही है, सिर्फ ये उर्दू में नहीं है, ये आयरिश लैंग्वेज में भी है, गेलिक लैंग्वेज में भी, इंडियन लैंग्वेज में भी है। लेकिन इंडिया की जो मीडिया है, फिल्मिंग इंडस्ट्री के थ्रू, ये देखो पुराने जमाने से भी, शोले की फिल्म देख ले, नसीब की फिल्म देख ले, ये प्लगइन्स करते थे टीवी एशिया के थ्रू, इनके सबटाइटल्स होते हैं, रोमन में होते हैं, हम पढ़ लेते हैं फिल्मों के नाम, शहंशाह, ये कोई उर्दू या हिंदी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे होते, ये रोमन स्क्रिप्ट है। जब ब्रिटेन ने राज किया 200 ईयर्स पहले हिंदुस्तान पे, जब बड़े शगिर्द में हम पाकिस्तान इंडिया जब एक था, ठीक है, तो मेन लैंग्वेज इंग्लिश लोगों ने भी उर्दू पंजाबी नहीं सीखी, उन्होंने रोमन के थ्रू स्क्रिप्ट को समझा और दे गए हमें ये जो क्या कहते हैं उसे, जो हमारा लीगल सिस्टम, से वो जुडिशियल सिस्टम, जो इसकी जो जुरिस्प्रूडेंस, लॉ जो
सारा लिख के गए, कॉन्स्टिट्यूशन जो सारा लिख गए, वो तो सब कुछ इंग्लिश में है, ठीक है। तो और उसके अंदर जो सारी आर्टिकल्स हैं, ये वो पुराना ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। हमने तो ब्रिटिश सिस्टम तो उसके बाद इवॉल्व हो गया, क्योंकि उसके ऊपर हमारे देखो ब्रिटिश सिस्टम में मोनर्की है, ब्रिटिश सिस्टम में चर्च है, जो असूलन कैपिटलिज्म के थ्रू वो उनमें ब्रिटिश में कैथोलिज्म है या प्रोटेस्टेंट्स हैं? ये ब्रिटिश में प्रोटेस्टेंट्स हैं ज्यादा। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है दैट इज नॉट कैथोलिक, लेकिन कैपिटलिस्ट जो कंट्री में है, मीनिंग इनका मजहब है क्रिश्चियनिटी, ओके, ठीक है, क्रिश्चियन। उसके अंदर तो ये कैथोलिक प्रेसिडेंट, ये तो उसके अंदर सेक्ट आगे जैसे कह सकते हैं कि बेसिकली क्रिश्चियनिटी। सो इन क्रिश्चियनिटी इसके अंदर रिलीजन बेसिस पे सारी चीजों में वो बड़ी तरक्की कर गए, उनके सिस्टम ने आगे आगे आप बहुत चले गए। तो हमारा सिस्टम पाकिस्तान का जो है उस कोड से चल रहा है, लेकिन सॉवरेंटी अल्लाह सुब्हान ताला को दी हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डिफरेंटली चल रहे हैं, मीनिंग कुछ लॉज ऐसे हैं जो यूके में बन जाए तो यहाँ नहीं बनेंगे, यू नो, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, उन चीजों के खिलाफ। लेकिन मैन मेड लॉज में तो बहुत एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं जो शायद मजहबी चीजें उस चीज की इजाजत ना दें। That's what I'm trying to say। तो लैंग्वेज में ये सारी चीजें जब हमें चीजें नजर आ रही हैं, तो इसलिए मैंने रोमन का सहारा लेके लैंग्वेज को स्टोर करने की कोशिश की। तो इकबाल पे फिर वो बात करते हैं, तो डॉक्टर जवेद इकबाल ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप शिकवा जवाबी शिकवा ट्रांसलेट करें। और मुझे नहीं पता था कि ये अल्लामा इकबाल की मास्टरपीस थी। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, उन्होंने कहा ये तो अल्लामा इकबाल की मास्टरपीस है। मैंने कहा शायद गलती से, शायद मुझे गलती लगी हुई, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे इजीएस्ट वाली मजमून देनी थी, उन्होंने इतनी मुश्किल तो नहीं देनी थी। मैंने अंकल से कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ नहीं यही देनी थी मैंने तो। फिर मैंने कहा अंकल इसकी तो 200 से ज्यादा ट्रांसलेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अंकल ने कहा बेटा लेकिन हर किसी ने अपनी पोएट्री कर दी और किसी की समझ से अभी भी नहीं शिकवा जवाबी शिकवाया। तो जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं एज अ टीचर इन एवरीडे इंग्लिश, मैं चाह रहा हूँ कि आप ट्रांसलेट करें, आने वाली नस्ल को इसकी समझ आए, सर से न गुजरे। तो मैंने उस तरीके से उनकी चीज पे काम किया, लेकिन मेरे जहन पे जो मैं काम कर रही थी, मैं उन पे काम कर रही थी। इंग्लिश के अंदर एक एनालॉजी होती है, हाउ फार डज द एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, कि जो सेब होता है वो दरख्त से जब गिरेगा तो इधर होएगा उधर होएगा, वो दूर जाके नहीं गिरेगा। वो करीब ही, यानी एक फासले पे गिरेगा। या तो मैं देख रही थी, और इनकी अल्लामा इकबाल की वो भी एक नज़म थी कि व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो मुझे था कि ट्री थे, ये उनके बच्चे थे, बड़े यंग थे जब इनके अम्मी अब्बू फौत हुए, तो ये कोई भी एज इनकी नहीं थी। मैक्सिमम इनकी डॉक्टर जवेद इकबाल 14 के थे जब इनके फादर फौत हुए, बहन इनकी 7 साल की थी, यू नो, हार्डली एनीथिंग, हार्डली एन एज। तो फिर मैंने देखा कि कैसे कि ये कहाँ तक है इकबाल के फ़लसफ़े के। उसके लिए मुझे अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े के समझने की कोशिश की, और जाहिर है जब मुझे मास्टरपीस दे देंगे अल्लामा इकबाल का, जिस पे उन्हें फतवा भी चढ़ा था शिकवे पे, 4 साल बाद वो फतवा हटा, तो मैंने फिर पाकिस्तान को एनालाइज करना था। पाकिस्तान में किसी को एक दिन बंदा सीसीडी या कोई पुलिस किसी के पीछे लग जाए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो 4 साल कैसे इन्होंने इस माहौल में गुजारे विद फतवा। तो मैं फिर इकबाल के बारे पढ़ने लगी, सोचने लगी, ये भी सोचने लगी कि मैं भी चेक करूं कि क्या जो इकबाल कह रहे थे क्या वो वाकई कुरान पाक से हैं, क्या बातें ऐसे। तो मेरी अपनी भी रिसर्च इस तरफ बहुत बढ़ गई। तो आपने कितना समझा है अब तक इकबाल को? समझने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन मैंने अब देखो 2011 से सफर शुरू हुआ उर्दू पे, और उसी टाइम से इकबालियात की चीज़ हुई। पहली किताब जो डॉक्टर जवेद इकबाल पे और उनकी सिस्टर पे थी मुनीरा सलाहुद्दीन पे, वो 2014 में पब्लिश हुई। फिर 2017 में, क्योंकि 2014 में वो पब्लिशिंग उसकी शुरू हुई, 2015 में अंकल डॉक्टर जवेद इकबाल फौत हुए 3 अक्टूबर, ठीक है। तो फिर 2018 में शिकवा जवाब शिकवा पब्लिश की मैंने, उसके 2 वर्जन्स। फिर तो और ये सफर चलता रहता है, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। ये मैडम सुबीना खान साहिबा, ये जिंदगी का सफर जी ऐसे ही चलता रहेगा। सही बात है। और अच्छा सफर वो है जिसमें
सीखने सिखाने का अमल हो। सही बात और है। आप माशाल्लाह उर्दू ज़ुबान को सीखने और सिखाने में मशगूल हैं थैंक यू। और इकबाल को समझने और समझाने में मशगूल हैं, और ये आपकी अच्छी ज़िंदगी की कामयाबी का राज है। Thank आप you. हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, आपने सबीना खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, फ़िक्र अफरोज़ बातें इन्होंने की, आपने सुनी। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।